हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम बच्चों रासायनिक बलगतकी, इसको अपन एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रासायनिक बलगतकी चैप्टर का नाम ही है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अर्थ समझिएगा। रासायनिक बलगतकी मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित यहाँ पर कहानी होने वाली है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित होने वाली है कहानी। पूरे चैप्टर में रासायनिक क्रिया से ही संबंधित होगा बच्चों। यहाँ पर क्या लगाया गया, बल, यानी फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उनमें उठक बैठक होगा कि नहीं। आसानी से आप लोग बढ़िया बैठे हो, लेकिन आप लोगों के ऊपर फोर्स लगा दिया जाए, दबाव दिया जाए, तो आप टेढ़े मेढ़े गति करने लगो कि नहीं, गति होगा कि नहीं, गति की। अब देखो बच्चों कितना सिंपल वे में है कि एक ये जो रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे उस पर हम फोर्स लगाएंगे, किसी न किसी माध्यम से उसमें अभिक्रिया संपन्न कराएंगे तो गति होगा। यानी जब किसी भी शाखा के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं या उसके अंदर जो भी क्रिया होने वाली है या जो क्रिया होने वाली है या उसके अंदर जो भी विधि होने वाली है, इसका अध्ययन करेंगे, ये शाखा बच्चों अपना रासायनिक बलगतकी कहलाता है। यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रिया में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 बनाता है। एकदम ये फास्ट रिएक्शन है, बहुत कम समय में हो जाता है। तो ये प्यारे बच्चों एक प्रकार से रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी शाखा यानी अपना रासायन, भाई देखो आप लोगों को पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऐसे ही बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री के शाखा है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री है। तो भाई तरह तरह की शाखाएं ऐसे रासायनिक बलगतकी है। तो रसायन की एक शाखा है, वो भी एक भौतिक रस फिजिकल केमिस्ट्री की ही शाखा है ना। केमिकल कैनेटिक्स, मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो किस तरीके से होती है और उसके अंदर क्रिया विधि क्या है, उसका अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रासायनिक बलगतकी में सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों 3 प्रकार से होती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से बच्चों, 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। अभी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो। एक होता बच्चों एकदम तीव्र अभिक्रिया। क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब जिसमें बहुत कम समय लगता है, 10⁻⁻14 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। यानी जैसे ही हमने बच्चों आपस में पदार्थों को मिलाया तो अभिक्रिया तुरंत पूर्ण हो जाती है। दूसरा बच्चों अपना मंद अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया बच्चों, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब जो धीरे धीरे से होती है बच्चों, वो मंद अभिक्रिया होती है। मतलब जिसे पूर्ण होने में महीनों, सप्ताह, वर्षों का समय लग जाता है, वो मंद अभिक्रिया कहलाता है। और बच्चों जो तीसरा अभिक्रिया है ये होता है मध्यम अभिक्रिया। क्या बच्चों, मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, जिसमें जो समय है तीव्र और मंद के बीच का लगता है बच्चों, वो अपना मध्यम अभिक्रिया कहलाता है। थोड़ा सा मैं यदि आप लोगों को एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख लेना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जब आप लोहे को बच्चों रख देते हो तो समय लगता है, समय लगता है। जैसे अपना C2H5 है, COO CH3 है, ये बच्चों आपके H पॉजिटिव के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो अपना CH3 COOH बनाता है। और बच्चों C2H5 अपना एक भाग मान लीजिए एल्कोहल, ऐसा लिख लो भैया तो ठीक रहेगा, ऐसा लिख लो, यहाँ पे भी CH3 ले लो, ठीक है। तो अपना CH3OH बना लेगा, क्या OH बना लेगा। तो एक भाग अपना अम्ल बनाता है, एक एल्कोहल बनाता है अम्लीय माध्यम में H2O के प्रेजेंस में। तो ये जो अभिक्रिया बच्चों मंद और तीव्र के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं मध्यम अभिक्रिया। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम H2 ले लें और O2 ले लें तो ये आपस में बहुत तीव्रता के साथ H2O बना लेगा, तो ये तीव्र अभिक्रिया है। जैसे बच्चों NaCl है, अपना NaCl है, किसी आप क्षार से क्रिया करा दो, जैसे KOH से करा दो,
KOH से तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे जैसे H2SO4 की क्रिया BaCl2 से करा दो, H2SO4 की क्रिया BaCl2 से करा दो, BaCl2 से करा दो, BaCl2 से H2SO4 की क्रिया करा दो, तो ये बहुत तीव्रता के साथ होगी। ये HCl अलग हो जाएगा बच्चों, HCl2 HCl और BaSO4 बनाएगा। तो ये एग्जाम में बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया कि भाई आपके सिलेबस में थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये अपना अम्लीय माध्यम बच्चों, ये अपघटन होता है, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तीव्र अभिक्रिया जो अल्प समय में, मतलब 10⁻⁻14 सेकेंड, इतना कम समय लगता है अभिक्रिया तुरंत। और मंद अभिक्रिया, भाई हमने लोहे को पटक कर रख दिया, नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके धीरे 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 परत बनाता बच्चों, वो अपना मंद अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर। जैसे बच्चों दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जैसे दूध में थोड़ा सा हल्का सा दही मिला दें, हल्का सा नींबू मिला दें, या कोई भी खट्टा पदार्थ मिला दें, मठा मिला दो, मठा मतलब जो छाछ जिसको बोलते हैं। तो जब दूध होता है बच्चों, मान लीजिए दूध 15 लीटर है और उसमें आपने एक छोटा सा चम्मच लिया और उसमें 5 चम्मच हमने खट्टा पदार्थ मिला दिया। अब वो दूध धीरे 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 दही बन रहा है। मतलब बच्चों अपना जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलता है। जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो पहले हम अभिकारक लेते हैं, अभिकारक किस में बदलता है? उत्पाद में। यानी दूध जो है दही में बदल रहा है, तो धीरे 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 दूध दही में बदलेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि संपूर्ण दूध दही में बदल जाएगा। तो दूध जो है बच्चों अपना एक क्या है? रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट मतलब जो उत्पाद है, यानी जो अपना दही बन रहा है वो अपना क्या है? प्रोडक्ट है। तो धीरे 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 अभिक्रिया में है ना वृद्धि होगी। अर्थात बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि का कारण क्या होगा? जो आपका अभिकारक है वो उत्पाद में बदलेगा। तो अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदलेगा तो अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। ठीक है, देखिएगा इसी से कहानी आपका परिभाषा बन जाएगा। देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने बात किया कि दूध जो है दही में बदल रहा है, तो दूध में कमी आएगी और बच्चों उत्पाद में नहीं दही में वृद्धि होगी। तो किसी भी समय के साथ हो रहा है, जैसे समय बीतेगा, जैसे आप लोग दूध से दही बनाना चाहते हो तो शाम को क्या करते हैं? उसमें खट्टा पदार्थ मिला देते हैं दूध में, सुबह तक में वो दही बन जाता है। तो इसमें होता क्या है कि समय के साथ दूध परिवर्तित होता है दही में, मतलब अभिकारक परिवर्तित होता है उत्पाद में, यानी रिएक्टेंट परिवर्तित होता है प्रोडक्ट में। तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया की दर कहलाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी बच्चों, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे बच्चों R है रिएक्टेंट, ये बना रहा है प्रोडक्ट, समय के साथ T समय में है ना, T समय में पी रहा होगा, फिर मान लीजिए समय के साथ ये परिवर्तित हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ध्यान देना बच्चों, समय के साथ मैं कहता हूं डेल्टा टी, यहां मैं कह देता हूं डेल्टा आर। यहां पे बच्चों माइनस लिखूंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में कमी आएगी। और बच्चों यदि मैं कह दूं प्रोडक्ट में लिखना चाहूं तो डेल्टा पी करूंगा, इसमें प्लस लिखूंगा, इसमें प्लस ना लिखूंगी तो भी प्लस रहेगा, क्योंकि बच्चों इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है। और ये डेल्टा टी, यानी कितना समय लग रहा मुझे नहीं पता। तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है ना, यहां पर बच्चों देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि के तुल्य होता है ना। या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। जो यहां पर लिखा है बच्चों, यही चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर खत्म। मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा हिंदी भी नहीं लिख रहा हूं, आप हिंदी लिखोगे तो टाइम लगेगा। यहां पर आप लिख सकते थे रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो समय अंतराल के साथ क्या होगा बच्चों? अभिकारक के सांद्रण में कमी, इसको आप लिख सकते थे हिंदी, अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कमी। नीचे क्या रहेगा बच्चों? समय अंतराल। ठीक, और यहां पर बच्चों क्या लिखोगे? अभिकारक के सांद्रण में वृद्धि बटा समय अंतराल। दोनों वही चीज है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब यहां पर बच्चों माइनस नहीं लगाया क्योंकि कमी लिखा हुआ है,
यहाँ पर कमी नहीं दिख रहा है इसलिए ये माइनस लगा हुआ है, तो परेशान मत होना आप लोग। फिलहाल अभी इतना तो क्लियर हुआ कि दूध में हमने खट्टा पदार्थ मिलाया तो दही बनना शुरू हुआ। हाँ सर, तो दूध धीरे धीरे दही बन रहा है, मतलब समय के साथ अभिकारक में कमी आ रही है और समय के साथ उत्पाद में वृद्धि होती है। तो समय के साथ अभिकारक में कमी या उत्पाद में वृद्धि बच्चों क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाता है। इसके बाद बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का औसत दर या तात्क्षणिक दर क्या कहलाता है? औसत का मतलब जैसे मैं कहता हूं कि 15 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, फिर अगले 15 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, फिर अगले 15 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, मतलब लगातार बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो रही है। तो औसत का मतलब क्या होता है कि भाई साहब कुल कितना विस्थापन हुआ, कुल कितने समय अंतराल में। तो औसत दर यही कहलाएगा बच्चों, सिंपल है। औसत दर के लिए मान लीजिए डेल टी समय में डेल एक्स परिवर्तन हुआ बच्चों, तो ये अपना औसत दर कहलाया। लेकिन यहीं पे बच्चों यदि हम विशेष स्पेसिफिक बात करें, विशेष समय की बात करें, विशेष एक निश्चित समय की बात करें, तात्कालिक दर किसे कहते हैं? तात्कालिक दर मतलब लिमिट लगा दिए कि डेल्टा एकदम बहुत सूक्ष्म हो, यानी अपना बच्चों क्या हो? डेल्टा बहुत सूक्ष्म हो, इसका मतलब बच्चों एकदम समय 0 के बराबर हो। इस स्थिति में बच्चों अपन इसको कर देते हैं dx अपान dt। क्या कर देते हैं बच्चों? dx अपान dt। ये तात्क्षणिक दर कहलाता है। दर तो वही है, अभिकारक से उत्पाद में बदलना है ना, सांद्रण में कमी होना और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होना, यही अभिक्रिया की दर है। औसत दर का मतलब है लगातार अभिक्रिया परिवर्तित हो रहा है, कुछ समय में यहां पहुंचा, फिर अगले समय में यहां पहुंचा, लगातार अभिक्रिया परिवर्तित हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि ऐसा स्थिति आया कि एक विशेष स्पेसिफिक समय, विशिष्ट समय में, यानी एक फिक्स समय में, अल्प समय में जो दर होगा वो तात्क्षणिक, किसी विशेष समय में जो ली गई दर है। मैं कह रहा हूं कि अभी से मतलब 9 बजे, सुबह 9 बजे से अभिक्रिया शुरू हो गया, मैं 10:05 का लेना चाहता हूं अल्प समय के लिए, 10:05 का। मैं पूरा 10:05 से 10:20 तक नहीं, केवल 10:05 का, मतलब इकाई समय का लेना चाहता हूं। उस समय वो तात्कालिक दर, मतलब तुरंत का मैं लेना चाहता हूं, पूरे का नहीं। मैं अभी आया, मैं तुरंत देख रहा हूं कैसे, जैसे एग्जाम चल रहा है, आपके 3 घंटे एग्जाम हो रहे हैं, 3 घंटे में एग्जाम क्या कर रहा हूं नहीं, जैसे एग्जामिनर आए, मतलब वहां पे बच्चों थोड़ा सा ठीक है, जैसे हलचल हो रही थी, थोड़ा सब शांत हो गए, तो तुरंत का वहां पे जो निरीक्षण है वो तात्कालिक समय कहलाता है ना। कोई मान लीजिए चेकिंग करने वाला ऊपर से आते हैं, हमारे यहाँ पैनल बोला जाता है। पैनल मतलब एक, पैनल का मतलब जानते हो ना, एक समूह होता है ना, बड़े अधिकारी उसमें केंद्र अध्यक्ष होते हैं, फिर बाहर से भी अधिकारी अचानक आते हैं, तात्कालिक समय, तुरंत आगे सब एक्टिव हो जाए, वो तात्कालिक समय। ऐसे ही अभिक्रिया संपन्न होती है, तो एक विशेष स्पेसिफिक समय को हम तात्कालिक समय बोलते हैं बच्चों, उसी पर जो अभिक्रिया संपन्न होती है तात्कालिक दर कहलाती है। देखो दिए गए विशेष समय या सूक्ष्म समय में क्रियाफल के सांद्रण या अभिकारक में उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बच्चों तात्कालिक दर कहलाती है। ज्यादा मैं रटने की बात कर ही नहीं रहा हूं, केवल समझना है फैक्ट को और आगे बढ़ते चलना है। रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण, देखो भाई जैसे जैसे अभिक्रिया को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते गए तो गुल्डबर्ग एवं बागे ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न जानते हो कैसे होती है? उसके सांद्रण पर, यानी उनमें अणुओं की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है। समझने की कोशिश करिएगा। गुल्डबर्ग एवं बागे ने बढ़िया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम दिया। उन्होंने भैया कहा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है ये किस पर डिपेंड करता है? अभिकारक के अणुओं की संख्या पर। कितने अभिकारक के अणु हैं, जिसको हम सांद्रताओं के घातांकों के रूप में लिखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं स्मॉल a, ठीक है, प्लस स्मॉल b, यानी 2 अभिकारक हैं और ये बना रहे हैं बच्चों उत्पाद। क्या बना रहे हैं? उत्पाद। क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो अभिक्रिया की दर दर्शाने के लिए अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर इसके सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा बी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके सांद्रताओं की बात करें तो ये घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं, इस घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों, है ना। अब यहां पर बच्चों यही द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के गुणांकों को उनकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो जरा
मैंने कहा ए का सक्रिय मात्रा, बी का सक्रिय मात्रा, इनका गुणनफल कर दिया बच्चों, यहाँ पे गुणनफल लग गया। क्या लग गया? गुणनफल। तो यही तो बोला गया, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम में बोला गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब इनकी सांद्रता की बात करते हैं तो इसके घातांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे ए का पावर, भाई ए का सांद्रण जो अपना दो अभिकारक है बच्चों, ए और बी, तो इसका जो सांद्रण है स्मॉल ए, इसका सांद्रण स्मॉल बी है। जब इसका सांद्रण स्मॉल ए है तो घातांक स्मॉल ए, इसका सांद्रण स्मॉल बी तो घातांक स्मॉल बी। हम ज्यादा देखो भाई, वन शॉट रिवीजन चल रहा है तो मतलब हम यहां पर ज्यादा समय देंगे नहीं आपको, नहीं तो हम इसको एक एक घंटे में क्लास कराएं, है ना। एक एक घंटे में एक चीजें चलती रहती है, तो उतना समय अपने पास है नहीं कि इतना हम सोचते रहेंगे, इतना है ना आगे बढ़ते रहें। भाई थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा कुछ हो सके, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चों। तो यहां पर आप लोग अभिक्रिया की दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है, ए टू द पावर स्मॉल ए और बी टू द पावर स्मॉल बी। यदि परिभाषा आएगी तो यहां तक आप लोगों को करना पड़ेगा। केवल एक दो लाइन लिख देने से नंबर नहीं मिलते, दो लाइन लिख देने से बिल्कुल नंबर नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब एक चीज और हम बात कर लेते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर की इकाई। अभिक्रिया की दर की इकाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इकाई, भाई अभिक्रिया की दर क्या कहते हैं? समय के साथ कितना सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। यानी प्यारे बच्चों, ऊपर जो है सांद्रण है, क्या है? सांद्रण है, और समय जो होता है बच्चों वो होता है अपना सेकेंड। तो यहां पर अभी समय का बात करते हैं। सांद्रण का क्या होता है? सांद्रण का क्या होता है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रण का, और समय है ही है बच्चों। यानी यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि अभिक्रिया की दर का इकाई बताओ तो कहोगे सर मोल है, फिर लीटर है, लीटर बटे में है तो इनवर्स हो जाएगा, समय जो है सेकंड है वो भी बटे में तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अभिक्रिया की दर की इकाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से बनना भी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर कुछ चीजें नहीं है, एक दो पॉइंट है, तो आपको दो तीन पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो आपको अभिक्रिया का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, ये पहला पॉइंट यहां पे नहीं नोट है, इसलिए इसको लिखना। देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने कहा कि यदि मान लीजिए स्मॉल ए है और स्मॉल बी का सांद्रण है और ये बना रहा है उत्पाद है, तो गुल्डबर्ग एवं बागे ने बात बताया कि जो दर है वो सीधा सीधा अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रण को उसके घातांक के रूप में लिखते हैं। यानी जो दर है बच्चों वो आपके है ना अभिकारक के सांद्रण पर सीधा सीधा निर्भर करेगा। जितना अभिकारक का सांद्रण होगा, सांद्रण मतलब उसमें अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, टक्कर उतना अधिक होगा, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होती है। अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है प्यारे बच्चों? अभिकारक के अणुओं को आपस में टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है। पहली बात ध्यान रखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितना संपन्न होगा, टक्करों की संख्या पर निर्भर करेगा। पूरा चैप्टर ही टक्कर पर निर्भर है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर टकराएगा, मतलब उनके परमाणु अणु आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। और जितनी ज्यादा प्रभावी टक्कर होगी बच्चों, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। तो पहला नंबर आप लोग लिखोगे अभिकारक का सांद्रण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिकारक का सांद्रण अधिक होने से अभिक्रिया की दर तेजी से होती है। अभिकारक का सांद्रण कम है बच्चों तो अभिक्रिया की दर मंद गति से संपन्न होती है। दूसरा बच्चों, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि मैंने इतना हाथ डुबाया तो मेरा इतना हाथ गीला होगा। मैं कहता हूं इतना हाथ डुबा दिया तो ज्यादा हाथ गीला हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो भाई जितना ज्यादा पृष्ठ पर संपर्क में आएगा उतनी ही तेजी से उसमें अभिक्रिया संपन्न होगी, तो ठीक है। जैसे मैं कहता हूं एक ईटा है, उसके ईटा को आप 5 भाग बना दो तो उसके छोटे छोटे भाग होने के कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अपना मान लीजिए ये अपना एक छोटा सा ईटा है, एक कागज है, इसको मैं 4-5 भाग तोड़ूंगा तो इसका दो, जैसे इसको यहां से तोड़ दूं तो इधर का पृष्ठ इधर एक एक्स्ट्रा पृष्ठ हो जाएगा। ऐसे जितने भाग में उसको तोड़ते जाऊंगा तो पृष्ठ ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई अपना पदार्थ है ना,
और उसको चूर्ण में बदल दें, तो जब चूर्ण में बदलेंगे तो एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाने से बच्चों अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा स्पेस होगा अभिक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होगी। तो कोई यदि ठोस है, अणु का आकार बड़ा है, तो अभिक्रिया उसमें मंद गति से होगी, लेकिन उसको चूर्ण में बदल दें, चूर्ण में बदलने से अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होती है। ठीक है, विकिरणों का प्रभाव, गर्मी बढ़ती है, विकिरण में फोटान होता है, सबको पता है, फोटान ऊर्जा के रूप में होता है बच्चों, फोटान। और जैसे एनर्जी किसी को मिलता है, एनर्जी मिलता है तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होते हैं। तो ये फैक्ट की बात है। टक्करों की संख्या, अभिकारक कितना तेजी से टक्कर रहे हैं, कितनी ज्यादा मात्रा में अभिकारक आपस में टकरा रहे हैं बच्चों, वो उस अभिक्रिया के दर का निर्धारण करती है। जैसे बच्चों मैंने कहा कि अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जैसे मैंने कहा एक ईटा है, ईटा का भी बाहर का क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको 5 टुकड़े कर दिए तो और क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कैसे बढ़ा, जैसे मान लीजिए अपना एक ईटा है बच्चों, उसके यदि बीच से तोड़ोगे तो एक भाग ज्यादा बढ़ जाए, बीच वाला जो 2 भाग मिल गए, भाई सब तो है ही है, लेकिन तो हम बीच से तोड़े तो 2 पृष्ठ और तो मिल जाते हैं ना, 2 पृष्ठ और मिल जाते हैं, तो वो बढ़ गया। और फिर बीच से तोड़ते जाओगे, जितने तोड़ोगे उनके बीच का पृष्ठ बढ़ता जाएगा। जब पृष्ठ बढ़ता जाएगा बच्चों, इस तरीके से बात कर रहा हूं, जैसे अपना एक ईटा है, ठीक है, ऐसा बच्चों ईटा है मान लीजिए, ठीक, ईटा, इसको मैं तोड़ दिया 2 भाग में, तो एक ही जब इसको 2 भाग में तोड़ूंगा बच्चों, तो एक इधर एक पृष्ठ बनेगा, एक इधर पृष्ठ बनेगा, तो एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं। ऐसे जितने पृष्ठ बनते जाएंगे तो उतना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और अभिक्रिया की दर उतनी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, विकिरणों का प्रभाव है ना, कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। यदि अभिक्रिया बच्चों प्रकाश के उपस्थिति में जो संपन्न होती है तो प्रकाश के कारण वो अभिक्रिया बढ़ जाएगी, और जो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती तो कोई प्रभावित नहीं होगा बच्चों। अब जैसे और भी आप लोगों के हैं, जैसे मान लीजिए ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव से प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया जो होती है बच्चों वो दुगनी हो जाती है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किसी भी अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम ताप बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। दाब बढ़ाएंगे बच्चों तो अणु पास पास में आएंगे, अणु पास पास आएंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ता भी है और घटता भी है। तो कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है, और उत्प्रेरक विष भी कहलाते हैं। जो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना। 4-5 आपको प्रभावित करने वाले कारक मैंने बता दिया। पहले मैंने बताया अभिकारक के सांद्रण पर, अभिकारक का सांद्रण मतलब अणुओं की संख्या अधिक होती है तो प्रभावी टक्कर अधिक होंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यदि फिर बच्चों अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि अधिक है ना, तो भैया अभिक्रिया की दर बढ़ती है, इसलिए महीन चूर्ण के रूप में पीस ली जाती है ताकि अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो। जैसे मैं बात करा विकिरण की, विकिरण पर, विकिरण यानी कुछ प्रकाश किरणें, कुछ रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश किरण के संपन्न में होती है तो विकिरण से प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दुगनी होती है, अर्थात ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यदि बच्चों हम बात करते हैं दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, उत्प्रेरक से कुछ रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होती है। जैसे जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है उसे उत्प्रेरक विष के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आगे बढ़ जाना है ना। अणुसंघता के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। हम एक एक पॉइंट आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। बस गुजारिश यही है कि भाई चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, यदि 1 घंटे आप लोगों ने समय दे दिया, मैं कहता हूं बच्चों आप लोग आसानी से खत्म कर दोगे एक ही क्लास में। ठीक, चलो अब भाई यहां पर सोचना थोड़ा सा। एक होती है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक मॉलिक्यूलरिटी अणुसंघता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मतलब रिएक्शन यानी अभिक्रिया की अणुसंघता। मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं कि मान लीजिए एक जगह काम लगा हुआ है और बोले यहां 15 लोगों की आवश्यकता है। बोले काम लगा हुआ है, लोगों ने सुना नहीं, वहां 30-35 लोग चले गए कि
कितने लोग चले गए प्यारे बच्चों? 30-35 लोग। अब 30-35 लोग चले गए, इसका मतलब वहां पे जाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 35। अब जब वहां पहुंचे तो बोले काम कितने लोग करना है? बोले यार 15 लोग करना है। अब 15 लोग काम में लग गए, बाकी सब इधर उधर टास मटस कर रहे हैं, मतलब उसमें भाग ले लिए हैं लेकिन वो अभिक्रिया के दर का निर्धारण नहीं कर रहे। तो 15 लोग क्या हो गए? अभिक्रिया की कोटि। यानी जितने लोग भाग लिए, जितने लोग भाग ले लिए, जो भाग लिए तो वो जो है अभिक्रिया की अनुसंगता कहलाए, और जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो दोनों एक साथ चलेगा, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की अनुसंगता और बच्चों अभिक्रिया की कोटि, दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। तो दोनों एक चीज कैसे समझोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल जो संख्या है वो अनुसंगता कहलाती है। टोटल संख्या, कितने अणु, कितने परमाणु, कितने आयन भाग ले रहे हैं, उनकी जो टोटल संख्या बच्चों अनुसंगता कहलाएगी। लेकिन जो वास्तविक रूप से क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, मैंने क्या बताया कि 35 लोग गए लेकिन वहां पर 35 लोग जो उनकी अनुसंगता हो गई, और उसमें कितने लोग क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं ये प्रयोगों के आधार पर पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 अणु भाग लिए तो अनुसंगता है, लेकिन जब उसका हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे, है ना, जब प्रायोगिक अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा कि वास्तविक रूप से क्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। जैसे मैंने कहा 10 ग्राम मैंने अभिकारक के अणु लिए, अब 10 ग्राम लिए तो पूरे के पूरे थोड़ी ना अभिक्रिया संपन्न हो जाएंगे, नहीं, उसमें कुछ सक्रिय भी होते हैं, कुछ निष्क्रिय भी होते हैं। आप लोग देख लो, किसी भी मान लीजिए कहीं भी कोई भी फंक्शन हो रहा है तो जितने भी हाँ हाँ सब कर देंगे, हाथ उठाएंगे सब, क्लास के सारे बच्चे बोले हम भी सक्रिय, हम भी सक्रिय, तो जितने हाथ उठा दिए बोले हम भी चल रहे हैं, हाँ 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 हम भी चल रहे हैं, सब चले गए, सब चले गए, तो वहां उनकी अनुसंगता हो गई। स्कूल में पता चला कि खेल होना है, सब दौड़े बच्चे, स्कूल के लगभग आधे बच्चे, क्लास के आधे बच्चे दौड़ गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वहां जब बोले हाँ चलो खड़े हो जाओ, कौन कौन खेलेगा, तो फिर आधे लोग बोले सर हम तो देखने के लिए आ गए। तो खेलने वाला तो कोई और है और देखने वाला भी सब सम्मिलित हो गए। तो जो भाग ले लिए वहां पे, जो भाग ले लिए, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का टीम है, 15 सदस्यीय टीम गई, 15 सदस्यीय टीम में वो भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या हो गई। अब 15 सदस्यीय टीम में 11 ही खेलेंगे, तो 11 अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेंगे, यानी खेल के मैच को बदलेंगे जीत हार में, बाकी के बाकी बच्चे वो अनुसंगता के अंतर्गत। तो अनुसंगता मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की टोटल संख्या है, और जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे अभिक्रिया की कोटि। अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या अनुसंगता कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंगता कहलाती है। एक अणु होता है, द्वि अणु, त्रिअणु। एक अणु एक बच्चों छद्म अणु होता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया, उसको भी बात करेंगे। पर पहले आप लोग एक अणु का आप लोग समझो कि जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 हो बच्चों, वो अपना एक अणु कहलाएगा, और जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 हो तो द्वि अणु कहलाएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे आप लोग। हो 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 तेरा मेरा सोना। चलो, जैसे अभिक्रिया संपन्न कराते हैं बच्चों, H2O2, H2O2 जब ये टूटेगा बच्चों, जब ये टूटेगा तो H2O बनाएगा और हाफ O2 बनाएगा। ठीक, तो इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। अब इसको बच्चों प्रयोगों के आधार पर निकालेंगे कि ये एक अणु है कि नहीं है। ठीक है, और बच्चों जैसे द्वि अणु की बात करें तो आप कहोगे सर C+O2, C+O2, तो CO2 बनाएगा, ये द्वि अणुक हो गया बच्चों। क्या हो गया? द्वि अणुक हो गया। अमोनिया की बात करें तो N2+H2, N2+H2 तो 3NH3 बनाता है ना, NH3, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें 3, तो ये अपना देखो बच्चों 2 है तो 2, 3H2, तो ये अपना कौन सा अणु का अभिक्रिया हो गया बच्चों? चतुपरमाणुक। ठीक,
तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है बच्चों। जितनी भी अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है? जो वास्तविक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों को एक और यहां पर मिलेगा, हो सकता है इसमें ऐड हो यहां पर छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखो ऐसा लगता है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अभिक्रिया की कोटि 1 है। इस प्रकार छद्म को एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब देखने को लगेगा कि 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन बताया ना कि प्रयोगों के आधार पर ही पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। प्रयोगों के आधार पर ही पता चलता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। जैसे बच्चों एथिल एसीटेट लेते हैं, CH3COO C2H5, ठीक। अम्लीय माध्यम में बच्चों जैसे H2O ले लेते हैं, ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होता है। तो एक अणु ये, एक अणु ये, तो कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। अब जब 2 अणु हो गए तो देखने में कैसे लग रहे हैं कि द्विअणुक है। कैसे लग रहा है बच्चों? द्विअणुक है, लेकिन वास्तविक रूप से द्विअणुक नहीं है। ये अपना प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। और जब इसको जल अपघटन कराएंगे बच्चों तो ये बनाएगा CH3COOH एस्टिक अम्ल, और बच्चों ये हो जाता है एथिल एल्कोहल। तो कुछ ऐसी अभिक्रिया क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये थोड़ा अटपटा अलग रहता है और एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों की। तो उदाहरण के लिए एथिल एसीटेट है बच्चों, इसका जल अपघटन कराते हैं तो द्विअणुक अभिक्रिया होती है ना। लेकिन जबकि बच्चों ये प्रायोगिक आधार पर पता चलता है कि ये इसकी कोटि 1 है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी अणुसंख्यता की बात करें तो अणुसंख्यता तो 2 है, लेकिन कोटि कितनी है? 1 है। तभी ना बोला कि भाग लेने वाले टोटल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता है, लेकिन जो अभिक्रिया का दर का निर्धारण करेंगे बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। जी हाँ, टेक स्क्रीनशॉट भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब यहां पर बच्चों इसका अंतर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो जो अंतर यहां पर मैंने लिखा है इसे आप लोगों को बारीकी से लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। कर लोगे बच्चा? चलिए, पहले मैंने कहा कि कोटि क्या है और अणुसंख्यता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की जो टोटल संख्या है वो अणुसंख्यता कहलाती है। ये तो ठीक है कि अणुसंख्यता क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणुसंख्यता है। लेकिन वहीं पे बच्चों जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। अणुसंख्यता जो अणुओं की संख्या बच्चों कैसी हो सकती है? पूर्णांक, शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता बच्चों। लेकिन जो अपना अभिक्रिया की कोटि है ना, ये कोटि अटपटा आदमी है। अटपटा कैसे है? ये बच्चों भिन्नात्मक, पूर्णांक भी हो सकता है, शून्य भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यहां भी सेम लिख दिया भाई, इसका मान भी भिन्न हो सकता है, लेकिन इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें आप लोग लिख लेना, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है सर, वो सैद्धांतिक है। यह संपूर्ण अभिक्रिया संबंधित होता है, यह केवल किसी विशेष पद से संबंधित होता है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के रासायनिक बलगतिकी से संबंधित होता है। यह बच्चों क्रियाविधि का एक संकेत बस देता है, ठीक। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है, जबकि बच्चों अभिक्रिया की अनुसंख्यता अभिकारक की सांद्रता और किसी प्रकार से दर नियम का संबंध नहीं दर्शाती। अच्छा, एक चीज यहां पर लिख लेना, इसका मान पूर्णांक, शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन अणुसंख्यता का मान शून्य नहीं हो सकता। इसका मान पूर्णांक, इसका मान यहां पे थोड़ा सा कुछ गलती थी, वही तो मैं सोच रहा था। इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ना तो ऋणात्मक होता, ना तो शून्य, ना तो ऋणात्मक हो सकता है, याद रखना बच्चों। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकता है प्रयोगों के आधार पर, लेकिन प्यारे बच्चों अणुसंख्यता नहीं हो सकता, अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकता। अणुओं की संख्या भाग नहीं लेंगी तो फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी नहीं। भाग लेने वाले हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा किसी काम को करना है, 5 लोग चले गए तो भाग लेने वाले हो गए,
भले वो अभिक्रिया ना करें, काम ना करें, जब काम नहीं करेंगे तो कोटि 0 हो जाएगी, ऐसा है। तो भाई अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है लेकिन अणुसंगतता शून्य नहीं हो सकता। तो अंतर आप लोगों से 3 नंबर का पूछा जाएगा, मुश्किल से 3 नंबर का। अब जब 3 नंबर का पूछा जाएगा तो 3 अंतर बनना चाहिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आपका बच्चों अणुसंगतता है, और जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं वो आपकी अभिक्रिया कोटि है। इसे प्रयोगों के आधार पर ज्ञात करते हैं, ये सैद्धांतिक पद है बच्चों, ठीक है। ये इसे दर नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यह क्रिया विधि पर निर्भर करता है। धीमी गति से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे कोई अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, जो सबसे मंद गति से संपन्न होती है उससे क्रिया दर का निर्धारण होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया के क्रिया दर का निर्धारण किस पद से होता है? जो सबसे मंद गति से संपन्न होता है बच्चों, उसी से अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समय देता हूं, जिसमें 2-3 अंतर आप लोगों से बनना चाहिए, ज्यादा आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बात कर ली बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, और इस अभिक्रिया की कोटि के आधार पर, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर हम प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इनके अभिक्रिया की इकाई का निर्धारण करेंगे, यानी दर स्थिरांक की इकाई का निर्धारण करेंगे, ठीक है बच्चों। दर स्थिरांक, यहां पर आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या सर? दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक की इकाई, ठीक, दर स्थिरांक की इकाई। आप लोगों ने पढ़ा क्या? आप लोगों ने पढ़ा कि यदि ए है सर, स्मॉल ए है, वो आपके उत्पाद में बदल रहा है। किसमें बदल रहा? उत्पाद में बदल रहा है। यानी जो अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण पर। किस पर बच्चों? सांद्रण पर। और फिर जब अभिक्रिया की दर है तो यहां पर एक दर स्थिरांक के लग जाता है, a का पावर c। यानी कहीं ना कहीं भाई यहां पर जो अभिक्रिया की दर बच्चों, यहां पर बच्चों अपना a है ना, ये सांद्रण है, ये a सांद्रण है, इसका सांद्रण है बच्चों, क्या है? सांद्रण है, सांद्रण पर निर्भर करता है। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि अभिकारक की दर भाई, अभिकारक जो मतलब अभिक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, है ना। यानी आप लोगों से मैं यदि डायरेक्ट एक लाइन में बोलूं तो आप लोग ये कह सकते हो कि अभिक्रिया जो है, यदि बच्चों अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर है वो K है बच्चों, और किस पर डिपेंड करती है? सांद्रता पर। सांद्रता कितनी हो सकती है? सांद्रण हो सकता है n, 1 2 3 4 5, उसका घातांक कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक। जब हम K बराबर बात करते हैं तो K बराबर हो जाता है दर बटे सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है बच्चों यहां पर पावर कितना है? 1। जब हम प्रथम कोटि की बात करते हैं, शून्य कोटि लेकर चलो सर, शून्य कोटि की बात करते हैं, शून्य कोटि, शून्य कोटि, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए n का मान कितना होगा? 0 होगा। जब n का मान 0 होगा तो K बराबर दर बटे सांद्रण का मान कितना हो गया? 0। और सांद्रण का मान 0 हो गया बच्चों, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू, इसका मान 1 हो गया। तो यहां पर जो अभिक्रिया के दर का इकाई होगा वही दर स्थिरांक का इकाई होगा। अभिक्रिया के दर का इकाई हमने निकाला है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक सर। ये एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। ये आपने शून्य कोटि के लिए आ गया प्यारे बच्चों, किसके लिए आ गया? शून्य कोटि के लिए आ गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए बात करते हैं। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1, यानी बच्चों K बराबर हो जाएगा दर बटे सांद्रण। सांद्रण का पावर कितना बच्चों? 1 हो जाएगा। अब आप लोगों की अभिक्रिया की दर की इकाई पता होनी चाहिए। अभिक्रिया की दर की इकाई कितनी होती है बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक सर।
और सांद्रण का होता है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये होता है। अब जो चीज सेम दिखे, ये चीज दोनों सेम दिख रहा है, तो K बराबर आपका आ गया सेकेंड इनवर्स। किसका आ गया बच्चों? सेकेंड इनवर्स आ गया। ये किस कोटि के लिए हो गया बच्चों? प्रथम कोटि के लिए हो गया। अब हम द्वितीय कोटि के लिए निकालें तो आप बता सकते हो द्वितीय कोटि के लिए। अब द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे बच्चों। कौन सी कोटि के लिए? द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर आप लोग लगा लो द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2। सांद्रण का हो जाएगा 2 बच्चों। यानी दर का होता है मोल, दर का क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और यहां पर बच्चों सांद्रण का होता है मोल लीटर इनवर्स। लेकिन यहां पर घात कितना है? 2 है। तो इतना तो क्लियर है सर कि 2 में से 1 तो कट जाएगा, 1 ही तो बचेगा। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर मोल जाएगा तो मोल इनवर्स, लीटर में अपना प्लस हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो गया। ये कौन सी कोटि के? द्वितीय कोटि के लिए आगे बच्चों। इसी तरीके से जब तृतीय कोटि में चलोगे, तृतीय कोटि में चलोगे तो देखना तृतीय कोटि में क्या होगा। तृतीय कोटि में n बराबर जब 3 होगा ना बच्चों, तो मोल का पावर -1 है ना, तो मोल का पावर -2। अब लीटर बढ़ता जाएगा, लीटर स्क्वायर, सेकेंड में कोई छेड़खानी नहीं रही, सेकेंड इनवर्स हो गया। फिर जब n बराबर अपना 4 आएगा ना बच्चों, तो मोल का पावर हो जाएगा -3, लीटर का पावर हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। ये लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लो भैया। बार बार हम नहीं समझाएंगे, फार्मूला में वैल्यू रखते जाओगे, आपका आंसर आता जाओगा बाबू। ठीक है। अभी हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2-3 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसको अपन को करना ही करना है। ठीक है। और गुजारिश है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया, ऐसा लगता है कि हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं बच्चों। अब अपन प्रथम कोटि, शून्य कोटि और है ना अर्धायुकाल, ये थोड़ा सा व्यंजक बात कर लेते हैं और फटाफट कर लेते हैं, अपन आगे की ओर बात करते हैं। ये अपना हो गया बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया। जब क्रिया की दर अभिकारा के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि किसे बोलते हैं? भाग लेने वाले अणुओं की संख्या तो अणुसंख्या है, लेकिन जो क्रिया के दर का निर्धारण करेंगे वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं सीधा सीधा बच्चों बात करता हूं, एकदम थ्योरम एकदम समझाऊंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि नोट्स जरूर ले लें। नोट्स मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, लेकिन हैंड रिटेन नोट्स रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन में आप लोगों को यहां पर मैं पूरा हिंदी लिखने वाला नहीं हूं। अब मैंने बात करा बच्चों कि जो रिएक्टेंट है वो किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, दर का मतलब यहां पर आप लिखोगे -dr/dt। ठीक है। ऐसा क्यों लिखोगे सर? रिएक्टेंट में कमी आता है, वो समानुपाती होगा बच्चों किस पर? R पर। लेकिन R का जो वो समानुपाती होता है R पर, लेकिन R पर बच्चों वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए जीरो हो गया। R का मान कितना? सीधा जीरो हो गया, यानी -dr/dt के R का पावर कितना हो गया? जीरो। और R का पावर जीरो मतलब उसकी वैल्यू 1, तो बच्चों अपना -dr/dt बराबर आ गया
के बस। इसको जब पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी हो जाएगा, माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी हो गया। दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो डी आर के बाहर ले लो, माइनस है बच्चों डी टी। ठीक, आर के रिस्पेक्ट में एक है, यहां भी एक है बच्चों, तो एक का समाकलन ध्यान दीजिएगा, एक का समाकलन आर होगा, आर के रिस्पेक्ट में बराबर। यहां पर बच्चों टी के रिस्पेक्ट में एक का समाकलन टी होता है, और आई क्या है? समाकलन नियतांक है। जहां आई क्या है बच्चों? जहां आई समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। अच्छा, यदि प्यारे बच्चों, यदि समझिएगा, यदि टाइम जीरो रहा हो, तो जो आर का वैल्यू है बच्चों वो प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा। आर नॉट का मतलब प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा। आर टी का मान कितना हो? 0 हो। टी का मान 0 हो तो आर कितना बच्चों? प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा। तो समीकरण एक से कहने का तात्पर्य है जो आर है वो प्रारंभिक स्थिति में रहा होगा। कब? जब टाइम 0 हो बच्चों। तो आई बराबर कितना हो गया? आई बराबर, ये 0 है, आई बराबर हो गया आर नॉट, आई बराबर आर नॉट। इसको समीकरण 1 में रख दो बच्चों। कहां रख दो? समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 बच्चों अपना माइनस आर है बराबर के टी है बच्चों, और इसका हो जाएगा माइनस आर नॉट। ठीक, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो आर नॉट माइनस आर हो गया बराबर के इंटू टी। अब यहां से बच्चों आप लोगों का एक फार्मूला जनरेट हो गया, इससे आगे हमको बढ़ना भी नहीं है। के बराबर अभिक्रिया के दर स्थिरांक का इकाई हो गया आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी। ये अपना बच्चों, ये अपना आ चुका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रिया की दर का व्यंजक। ठीक है, शून्य ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रिया का दर का व्यंजक आ गया। लिख लो बाबूजी, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक है ये चीज सिद्ध हो जाता है। ठीक, क्लियर? मजा आ गया? अब देखो भाई, बार बार यदि सोचोगे कि हम इसी को समझाएं तो संभव नहीं कि 10 मिनट हम समझ देंगे। ये अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है बच्चों। यहां से अपना लिखना शुरू कर दो, ये अपना यहां पे खत्म होता है। ठीक, चलो अब यहां पर बच्चों अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ, कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, आधा पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उसका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। जैसे आप लोग 10 रोटी खाते हो और 5 रोटी खाने में जो समय लगेगा बच्चों उसका हाफ लाइफ कहलाएगा, आधा समय कहलाएगा। अर्ध आयुकाल मतलब किसी अभिक्रिया में आधा पूर्ण होकर, यानी अभिकारक का सांद्रण घटकर आधा हो जाए, या किसी अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। तो शून्य कोटि का अर्धायुकाल, क्या हेडिंग लगाओ बच्चों? शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। ठीक है, परिभाषा नहीं लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। इसलिए कहता हूं बच्चों नोट्स लेना जरूरी रहता है। नोट्स है आपके पास तो फिर परेशानी नहीं होगी। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल कहते हैं। क्योंकि अब आप लोगों ने के बराबर पढ़ ही लिया है कि सर आर नॉट माइनस आर अपान टी होता है, अर्थात के टी बराबर अपन ने निकाल ही लिया बच्चों आर नॉट माइनस आर। अब मैंने बोला कि भाई अर्ध आयुकाल के लिए
अर्ध आयु काल के लिए, मतलब टी जो है बच्चों, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। टी जो है टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का घटकर आधा हो जाएगा। जो सांद्रण है बच्चों आर जो है वो प्रारंभिक सांद्रण का घटकर आधा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 10 रोटी खाते हो, 5 रोटी खा लिया आपने, आधा खा लिया, तो आधा खाने में जो समय लगा वो उसका अर्धायुकाल कहलाता है, वो उसका अर्धायुकाल कहलाता है। तो भैया यहां पे वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों, के टी बराबर आर नॉट है ये सर, ठीक है। यहां पर आप आर के जगह आर नॉट अपॉन 2, ठीक। अब प्यारे बच्चों यदि हम इसको कैलकुलेट करें, टी हाफ कर देना, टी हाफ, तो 2r में 1r घट जाएगा, 2r इधर आ जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई होगा, स्पेस है क्या, है भाई। तो यहां पे आएगा बच्चों, देखो भाई कितना आ रहा है, टी हाफ के भी इधर चला जाएगा, तो कितना होगा बच्चों, आर नॉट अपॉन 2 के, अर्थात जो टी हाफ है बच्चों वो प्रारंभिक सांद्रण आर के समानुपाती होता है। देख लो आर के समानुपाती होता है। सिद्ध करने को आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि का अर्धायुकाल अभिकारा के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, तो आप लोग इस तरीके से सिद्ध कर दोगे, इस तरीके से सिद्ध कर दोगे। किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायुकाल करते हैं, अर्ध आयुकाल। तो ये अपना आधा आयुकाल हो गया बच्चों, ठीक है, आधा आयुकाल हो गया, ठीक। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं ही बताएं, बाकी नोट्स में सारा मेंशन रहता है। चलिए अपना प्रथम कोटि का कहीं पे नहीं है क्या, संघट्ट पहुंच गए, अरे सर प्रथम कोटि अभिक्रिया यहाँ पे है, चलो प्रथम कोटि कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पहले थ्योरम कर लेते हैं। संघट्ट तो ऐसे भी पता होगा कि सर टकराओगे तो कुछ अभिक्रिया संपन्न होंगी, कुछ नहीं होंगी, फिर उसको एनर्जी देंगे, फिर टकराएगा, फिर कुछ होगा, फिर नहीं होगा, फिर टकराएगा, सक्रिय निष्क्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय होता रहेगा। अब बच्चों यहां पर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाला पद अभिक्रिया की कोटि, जो जैसे अणुओं की संख्या हमने लिया, तो जो अणु रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेंगे उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, और जो भाई भाग लेते हैं उनकी जो टोटल संख्या है, भाग लेने वाले टोटल अणुओं परमाणु की संख्या, भाग लेने वाली जितनी वो अणुसंख्यता कहलाती है, लेकिन जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर देंगे वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जब अभिक्रिया के सांद्रण का मान 1 हो बच्चों, है ना, जैसे मैं कहता हूं कि जो आपका रिएक्टेंट है वो किस में बदल रहा, प्रोडक्ट में, ठीक है, तो अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, अभिक्रिया की जो दर है मतलब -dr/dt, रिएक्टेंट में समय के साथ कमी, वो समानुपाती होगा r की, लेकिन इस बार r का मान 1 होगा। प्रथम कोटि, उस बार बच्चों शून्य कोटि में हमने r का मान 0 रखा था, इस बार r का मान 1 होगा, मतलब -dr/dt, ठीक है, k और अपना r हो गया, ठीक है सर, ये भी सही है। अब फिर बच्चों इसको हम पक्षांतर कर दें, इसको हम पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, -dr, ठीक। फिर प्यारे बच्चों यहां पर k r ही है अपना और dt हो गया, ठीक है, यहां तक ठीक ही चलेगा, ओके। अच्छा इसके आगे चलते हैं सर, देखना बच्चों r को इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा -dr
और यहां पर आपका हो गया R और इधर हो गया अपना K डी टी। माइनस को उधर ले जाए तो कोई दिक्कत, चाहे इधर रखो चाहे उधर ले जाओ, माइनस को उधर ले जाएंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पक्षों में क्या कर दो, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर पे किया था, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन माइनस बाहर ले लो। इस बार बच्चों 1/r का समाकलन करना, 1/r का log r होता है, और यहां पर k बाहर ले लो, एक यहां पर रहेगा, एक का समाकलन होगा। देखो बच्चों 1/r का समाकलन log r होता है, ठीक। और यहां पर बच्चों एक का t के सापेक्ष में तो t हो जाएगा, प्लस i एक नियतांक हो गया, जहां i क्या है, समाकलन नियतांक है, जहां i पर बच्चों समाकलन नियतांक है, जहां i समाकलन नियतांक है, ठीक। अब यदि मैंने कहा, यदि ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण एक दे देते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैंने कहा कि जो प्रारंभिक स्थिति का मतलब t बराबर 0 पर जो r है बच्चों वो प्रारंभिक स्थिति में होगा, सही है सर। शुरुआत की बात करता हूं ना, शुरुआत में प्रारंभिक स्थिति पर होगा, मतलब r के जगह r0 प्रारंभिक स्थिति पर बच्चों, लेकिन जब समय कितना रहा हो, 0 रहा हो, यानी i बराबर अपना मान तो आ गया माइनस log r0। इसको कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से रखेंगे बच्चों माइनस log r बराबर kt, फिर माइनस r0 हो गया, क्योंकि बच्चों ये i का मान रख देना, i का मान रख दिया, ये माइनस इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा बच्चों log r0 माइनस log r बराबर अपना इधर कितना है, kt। इसको यदि हम log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log r नॉट अपान r बराबर k t हो जाएगा। k बराबर बच्चों तो इधर आ जाएगा तो 1/t log r0 अपान r हो गया। इसको log 10 में बदल दें बच्चों, किस में बदल दें, log 10 में बदल दें, log 10 में बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, log 10 में बदल देंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये log 10 में बदल गया, यहां पे बेस में log 10 कर दिए, ये अपना r0 है अपान r है। यही भैया प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक आ चुका है, प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक। इसी से आप लोग आंकी क्वेश्चन करते हो बच्चों, प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक आ गया। लो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, हाँ यहां से शुरू करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती नहीं होता है। तो इसको सिद्ध कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं सर। ठीक है, अभी हम सुपर फास्ट कर रहे हैं इसलिए ज्यादा अपन यहां पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चा। ओके, यहां तक क्लियर। चलो अब हम अर्धायुकाल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, अर्धायुकाल। किस कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए। अर्धायुकाल किसके लिए बच्चों, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया आप लोगों ने समझा कि जब अभिक्रिया का दर निर्धारण होता है
तो अणुओं का जो सांद्रण है बच्चों इकाई हो, यानी जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसमें अणुओं की संख्या कितनी हो, 1 हो। जो वास्तविक क्रिया दर का निर्धारण करेंगे उनकी संख्या हो, भाग लेने वालों की संख्या नहीं। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने भाई साहब, इसका आप लोगों ने थ्योरम निकाला कि 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में अपना 10 है R0 अपॉन R। अच्छा सर, अर्धायुकाल के लिए आपने तो पढ़ा कि सर T जो है वो T हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। व जो सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा, घटकर आधा हो गया, घटकर आधा हो गया बाबूजी, घटकर क्या हो गया, आधा हो गया। जब घटकर आधा हो गया तो K बराबर 2.303 अपॉन टी। ध्यान देना बच्चों, log 10 ही रहेगा। प्रारंभिक सांद्रण तो यहां पर R0 है, लेकिन ये जो सांद्रण है ये प्रारंभिक का आधा हो गया। अब बड़े गौर से देखना बच्चा, यदि मैं कह दूं कि इससे ये कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। जब कट जाएगा भाई, जब कट जाएगा तो K बराबर कितना हो गया, 2.303 अपॉन टी log 10 और 2 ही तो बचेगा, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा बाबू। log 2 का मान होता है 3010 0. तो बच्चों K बराबर 2.303, T के जगह T हाफ कर दो, T के जगह T हाफ कर दो, T के जगह T हाफ कर दो और 0.3010 का गुणा कर दो। इसका आप गुणा कर लेना बच्चों, कितना आता है 5 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 0 पॉइंट, और ये T हाफ आ गया। ये प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती है क्या, देख लो जरा। प्रारंभिक सांद्रण है, यहाँ पे नहीं है। शून्य कोटि में आपने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है वो बच्चों प्रारंभिक सांद्रण के सीधा सीधा समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर समानुपाती नहीं है बाबूजी। क्लियर है? चलिए अब अपन प्रथम कोटि खत्म कर लिए। अब बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पर प्रथम कोटि और दोनों हमने पढ़ लिया। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। ताप गुणांक है ना, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मान बढ़ जाता है बच्चों। किसी अभिक्रिया के दर ताप पर निर्भर करता है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, इसे ताप गुणांक कहा जाता है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन होने पर अभिक्रिया की दर स्थिरांकों का अनुपात होता है। भाई इसका एक सूत्र लिख लेना, 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। इसका एक सूत्र लिख लेना बच्चों, ताप गुणांक बराबर, ठीक है, ताप गुणांक बराबर, यहां पर लिख लेना ताप गुणांक T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस T ताप पर दर स्थिरांक। ठीक है बच्चों, और यहां पर T ताप पर दर स्थिरांक। ठीक, ये लो भाई, ये आप लोगों का ताप गुणांक है, इसमें ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, पढ़ चुके हैं। संघट्ट का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया। उन्होंने कहा जब उचित टक्कर होगा तभी अभिक्रिया संपन्न होती, और उचित टक्कर नहीं तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। 21 सेकेंड में जितने टक्कर होंगे उनकी संघट्ट आवृत्ति कहेंगे। सिंपल है। संघट्ट का सिद्धांत क्या कहता है, अभिक्रिया हम संपन्न करा रहे हैं, आपस में टक्कर होगा तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, उचित टक्कर होंगी तभी संपन्न होगी। जितने टक्कर होंगे उन्हें सक्रिय अणु कहेंगे, जो टकराएंगे नहीं उन्हें निष्क्रिय अणु कहेंगे। ज्यादा कुछ है ही नहीं है। पहला देखो, अभिकारक अणु परमाणु आयन आपस में टकरे होते हैं तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। सुबह सुबह बच्चों बिना पानी के 1 घंटे लगातार क्लास हो गए, तो ठंडी का मौसम तो है ही है, और आज भैया हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि जैसा पानी भारी गिरने वाला है, गड़गड़ाहट की आवाज है, कुछ देर से लाइट भी चली जाएगी, और वीडियो अपने को बनाने के लिए दिक्कत है। ओ माय गॉड, सुबह उठकर वीडियो बनाना कमर में दर्द हो जाता है यार। हम लोग थोड़ा सा परेशानी है, हम शुगर के पेशेंट है बच्चों, तो लगातार 1-2 घंटे बोलना ना हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है यार, चौचक नहीं बोल पाते।
कोई बात नहीं, आज पानी भी नहीं लाए हैं और पानी ग्लास कल का पड़ा हुआ है, खाली है। अब एनर्जी हमारा खत्म हो चुका है, खाना ना खाई नहीं है बबुआ, लेकिन आप लोगों के लिए यार क्या करिए, मेहनत करना पड़ता है। चलो बाबू फटाफट देखो, संघटन का सिद्धांत। आर्हेनियस ने क्या कहा, अणु आए चाहे परमाणु आए चाहे आयन हो, जब टकराएंगे तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। जब उचित टक्कर होता है, उचित टक्कर होगा तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। और संघट्ट आवृत्ति, इकाई सेकंड में कितनी बार टक्कर होती है वो उसकी संघट्ट आवृत्ति कहलाती है बच्चों, ठीक है। संघट्ट आवृत्ति का मान सामान्य ताप पर काफी उच्च होता है। सामान्य ताप दाब है, उच्च होगा, मतलब अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी। बनाए तो अभिक्रिया कुछ ही सेकंडों में पूर्ण हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी टक्कर उत्पाद नहीं बनाती, वो टक्कर जो उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक बोला कि जो अभिक्रिया में, भैया मैंने क्या बोला, अणु संघनता और कोटि में यही तो अंतर है। अणु भाग लेने वाले संख्यों की संख्या अणु संघनता, लेकिन जो अभिक्रिया का दर निर्धारण करते हैं वो कोटि कहलाते हैं। तो जब टक्कर हो गया, आर्हेनियस ने बोला भैया बहुत सारे परमाणु अणु आयन आपस में आ गए हैं लड़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन लड़ नहीं पा रहे हैं। जो लड़ेंगे, जो टकराएंगे, जो अभिक्रिया के उत्पाद बनाएंगे वही प्रभावी टक्कर कहलाएंगे, बाकी तो सबके सबसे सुरस हो रहे हैं। अभिकारक अणु आपस में टकराकर सक्रिय संकुल तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक कि उनकी ऊर्जा इतनी ना हो जाए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जा सकते हैं, ठीक है। अभिकारक जब तक इस शिखर तक नहीं पहुंचते तब तक सक्रिय संकुल नहीं बना सकते और ना ही उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। देखो बच्चों, पहले तो उन्होंने क्या बताया, पहले बोला कि अणु परमाणु आपस में टकराते हैं, टकरा करके उत्पाद बनाते हैं। दूसरे में बताया कि एक निश्चित आवृत्ति पर टकराते हैं और टकराने के बाद सबके सब सक्रिय नहीं होते, कुछ ही अणु जो है टकराते हैं, और जो टकराते हैं जो उत्पाद करने वाले सक्रिय अणु कहलाते हैं। तीसरे नंबर बताया कि जब टकराते हैं तो उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे पानी को हम उबाल रहे हैं मतलब गर्म कर रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस पहले था, धीरे धीरे 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 75 हुआ। कब तक वो नहीं उबलेगा, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा। और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, धड़ाम उबलना शुरू हो गया और बाष्पित होने लग गया। ऐसे बबुआ कोई अभिक्रिया है, उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा तक को पार करना है। मतलब ऊर्जा बढ़ेगी, यहां तक ऊर्जा अवरोध है, यहां तक जब ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया उत्पाद बना देगा, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को संघट्ट का सिद्धांत एक बढ़िया क्लास आप देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेना बच्चों। देहली ऊर्जा, मैंने बोला कि पानी के पास एनर्जी 35 डिग्री सेल्सियस है और उबालना है उसको 100 में। क्या बच्चों, 100 में, तो उसे कुछ न कुछ सक्रिय करने के लिए ऊर्जा लगेगा, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और देहली ऊर्जा पानी के पास कितना है और जितना हमने बाहर से दिया उसकी टोटल एनर्जी देहली ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा देहली ऊर्जा कहलाती है जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करें द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। मतलब जो टोटल बच्चों, जो टोटल है ना, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर वो अणु प्रभावी टक्कर में बदल जाते हैं वो आपकी देहली ऊर्जा कहलाती है। देखो ना, ऊर्जा की वह न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करें संभव, मतलब जो टक्कर कर रही हैं उनके पास जो टोटल एनर्जी है वो देहली ऊर्जा कहलाएगी। जो टक्कर कर रहे हैं, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं, फिर से समझना आप लोग, देहली ऊर्जा किसे बोलेंगे, देहली ऊर्जा नहीं कि जो दे रहे हैं। देखो भाई, हमने कहा पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसके पास जो एनर्जी है वो अणु के पास एनर्जी हो गई। हमने कहा इसको 65 देंगे तब जाकर के 100 बनेगा, तो 65 उसका सक्रियण ऊर्जा हो गया, क्योंकि हम 65 उसको हम बाहर से दे रहे हैं। 35 उसके पास स्वतः था, 65 उसको हमने बाहर से दे दिया, उसका सक्रियण ऊर्जा हो गया। और टोटल मिलाकर के बच्चों देहली ऊर्जा हो जाता है। ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ये सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है ना, किसी परमाणु को सक्रिय करना है, एनर्जी देना है बाहर से, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इधर से प्लेट मार रहे हैं, तो फिर जो एनर्जी है बच्चों आपका वो सक्रियण ऊर्जा कहला जाता है। बाकी प्रथम कोटि अभिक्रिया का हो ही गया प्यारे बच्चों। आर्हेनियस समीकरण आप लोगों से गुजारिश है कि इसे आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। आर्हेनियस की कुछ अभिग्रहित हैं और एक आप लोगों को होमवर्क देता हूं, इक्वेशन इसका यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आर्हेनियस समीकरण बाय स्यूसर, आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। पुराने वीडियो भी देख लेना, कुछ भी देखो, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। आज का वन शॉट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, नहीं बाद में कह दो ससुरा हमका नहीं पढ़ाया यार,
झूठ बोल के भाग्य, वन शॉट था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है, वन शॉट में भाई पूरे टॉपिक्स हम पूरे डिटेल्स में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में बच्चों पूरा चैप्टर का खत्म करना है, तो आप लोगों को वन शॉट में यही रहेगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, मात्र 100 रुपीज चार्ज है, बढ़िया प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप सभी को, छोटे भाई बहनों को स्नेह भरा प्रेम है ना, और थम्स अप करके अटेंडेंस जरूर लगाना। जय हिंद प्यारे बच्चों।